दोस्तों को अनुसार का नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने एक बुकलेट अपने लिए बनवाई है और ये इसी से क्वेश्चंस मैं आप तक भेजता हूं और इसी कैटेगरी क्वेश्चन मैं अपने नीट और जेईई के बच्चों को भी देता हूं। तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप तक पहुंचाए हैं और ये है फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री मैंने जो बनाया हुआ है। इसमें मैंने अपना जो पीजीटी क्लासेस है इसको यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से डाला है, टेलीग्राम ग्रुप रसायन पाठशाला के नाम से डाला है और कॉन्टैक्ट नंबर 9473702711 है। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने को अगर आप फुल ईयर प्रोग्राम में अपने आप को सबमिट करना चाहते हैं और फुल ईयर प्रोग्राम की तैयारी करना चाहते हैं केमिस्ट्री पीजीटी में, तो आप अपने आप को जोड़ सकते हैं इस ग्रुप में। ये ग्रुप आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़े हुए क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने वीडियो डाली थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 2 वीडियो डाल चुका हूँ, दोनों में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों में बहुत इजी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कंसेप्ट वाइज क्लियरिफिकेशन बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो आप कहीं पर लिख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो उसको लेकर के मैंने कुछ क्वेश्चंस ये सामने रखे हैं आपके और आज इन्हीं क्वेश्चन पे हमारा आपका डिस्कशन चलेगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल हम लोग कायदे से डिस्कशन करेंगे और एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको भी दिए जाएंगे कि नहीं आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये 15 वाला हमने लिया उठाया हुआ है। ये 15 क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए बोहर ऑर्बिट में कितना टाइम लगेगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये जानते हैं बोहर का फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। MVR इज इक्वल टू होता है MVR इज इक्वल टू NH/2π। ये एक फार्मूला होता है और इस फार्मूले में आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम वेलोसिटी को देखें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा NH/2π और यहाँ पर m और यहाँ पर r हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और 1 रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है वो यहाँ पर कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। 1 रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसको लिख सकते हैं 2πr/v हो जाता है, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr होता है। तो 2πr और 1 टाइम कितना लगेगा तो आप v ले आइए। तो अब यहाँ पर v की जब वैल्यू पुट कर दोगे तो वैल्यू आप क्या पुट करोगे 2πr तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 2πr हो गया ऑलरेडी है। और जब v की वैल्यू ये वाली पुट करोगे तो 2πr ऊपर आ जाएगा, तो फिर दोबारा 2πr लिख देते हैं 2πr। तो यानी कि और ये हो गया आपका 2πr और ऊपर m भी जाएगा, तो ये m भी लिखा, नीचे जो है वो आ जाएगा आपका n और h। यानी कि अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा और उसके बाद पाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद m तो ऐसा ही रहेगा लेकिन r भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे n और h हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आपका फर्स्ट वाला आना चाहिए, ये आंसर इसका सही जाना चाहिए। तो ये मैंने उठाया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब लीस्ट एनर्जी कहाँ होगी तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ। तो आज आपको छोटे छोटे फार्मूले भी बताता चलूँगा कि हमें अगर लीस्ट एनर्जी निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाती है आपकी 1/n1² और यहाँ पर -1/n2, माइनस साइन यहाँ लगा लीजिएगा, -1/n2 का स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर ये भी जान लीजिए कि एक तरीका और भी है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा E इज इक्वल टू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 13.6 Z² और ब्रैकेट में आप 1/n1² माइनस 1/n2² रख करके भी इसको निकाल सकते हैं। जब इसको निकालेंगे तो जो यहाँ पर वैल्यू एनर्जी फोटोन की जो निकलेगी वो सबसे कम वैल्यू जो आएगी वो एक ही आएगी, जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो आप इसको n1 की वैल्यू 6 मान लीजिएगा, n2 की वैल्यू 5 मान के इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिएगा यही डिफरेंस आएगा। सबसे लीस्ट एनर्जी यहीं पर जनरेट होगी। ये आप मैंने फार्मूला लिख दिया, इससे फार्मूले से आप चेक इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो जरा देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारा
स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था, ध्यान होगा आपको ट्रिक की, मैंने बताया था स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। एम यहाँ पर आया है तो यस का मतलब एम केवल यहीं पर आ रहा है और कहीं पर एम नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ये जीमैन इफेक्ट कहलाएगा। जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे जब चलेंगे, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द डिफरेंट लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज प्रेजेंट इन, जितने लाइमन, अब आपको पता था यहाँ पर मैंने पूरी सीरीज बताई थी, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट और पीफंड, ये आती है आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये आती है आपकी विजिबल रीजन में, ये वाली आती है IR रीजन में तीनों, और उसके बाद फार IR। तो इसका मतलब यहाँ पर 18 का जो आंसर आना चाहिए वो अल्ट्रावायलेट आना चाहिए, अल्ट्रावायलेट फील्ड में ये बिलोंग करती हैं। तो क्वेश्चन जो है इनके आंसर भी बताता चल रहा हूँ, और ये जहाँ पर जगह मुझे क्रिएट करनी है तो मैं जगह भी थोड़ी क्रिएट करता चल रहा हूँ, इनको मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फाउंड टू सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी चेंज डेल्टा ई इन जूल सच एज द, ये डेल्टा ई का फार्मूला दिया हुआ है, वैल्यूज भी दे रखी हैं, द स्पेक्ट्रल लाइंस करस्पॉन्ड टू द पास्कन सीरीज। तो अभी मैंने लिखा था यहाँ पर लाइमन बामर, पास्कन, ब्रैकेट और पीफंड, यानी कि अब यहाँ पर लाइमन हो गया, बामर, पास्कन, यानी कि N1 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और N2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4, 5, 6। तो N1 की वैल्यू यहाँ पर 3 केवल यहीं पे आ रही है और N2, यानी कि यहीं पर ये वाला क्वेश्चन सही जाना चाहिए। 19 का जो आंसर है सिंपल सा अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं पास्कन के लिए, तो पास्कन के लिए फिर यही वैल्यू सेटिस्फाइड होंगी। मैंने इस थ्योरीज में भी आपको बताया हुआ है कि पास्कन में क्या वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड लाया हूँ आपके लिए, इस बुकलेट में मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी रखे हैं, इसलिए आपको बड़ा फायदा होने वाला। तो बिल्कुल आप एक क्वेश्चन को डिस्कशन मेरे साथ करिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मोमेंटम, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। तो ये बात क्या प्रूफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो हाफ mv² इज इक्वल टू क्या होता है, के ही होता है। तो फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कि हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो v इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का भाई v जो है वो बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इस यानी कि v का स्क्वायर करो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर होगी। इसका मतलब फिर यही बात इस पे सेट बैठेगी कि इसका आंसर फिर 20 का जो है वो ये नहीं हो सकता, नहीं बना, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बना। उसके बाद डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो ये भी बात नहीं बनी, तो ये भी कट करना पड़ेगा, ये भी कट करना पड़ेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो नहीं, ये भी नहीं बना सेट। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये भी नहीं। तो काइनेटिक ट्रू कौन सा है, ये भी नहीं सही लग रहा है। द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट, नहीं सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसका मतलब फिर यही वैल्यू बराबर हो गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है यही। तो हम लोग इसका फिर 20 वाले का जो आंसर है वो ई लगाते हैं, मेरे हिसाब से फिर बी का आंसर ई ही आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बुकलेट के आंसर से बाद में सेट करेंगे, आपको आंसर से बताए जाएंगे, लेकिन अभी मैंने इसमें जो क्या रखा है वो चीज़ देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द अवेलेबल ऑर्बिटल सिंगली, भाई सिंगली ऑक्यूपेशन कितना हुंड्स में होता है, तो अब हुंड्स रूल लगा लीजिए इसमें, 21 का आप हुंड्स रूल लगा लेंगे तो अच्छे है ना क्वेश्चन। एक बार जरूर बताइएगा क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है, जरूर आप मुझे आइडिया दीजिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। 22 पे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, यानी कि अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर EH जो दिया हुआ है,
H इज इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई आपका n स्क्वायर हो जाता है। और जब ये हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई, अगर ये किसी और की होती तो इसका मतलब फिर यहाँ पर इंटू जेड स्क्वायर और हो जाता अगर ये हाइड्रोजन का नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई और है तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो का रखेंगे तो 1 ही रख देना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू किसकी रख दे हैं, सेकेंड आयनिक एंथैल्पी हीलियम की आपको पूछी गई है। तो हीलियम की सेकेंड आयनिक एंथैल्पी अगर आपको निकालनी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो माइनस का 13.6 इंटू जेड का मतलब हो गया, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। और नीचे जो है वो भाई अगर हम लोग निकालते हैं, किसका निकालना है हमें, हीलियम का। हीलियम में एक ही ऑर्बिट होती है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हीलियम में भी एक ही होती है, यहाँ एक ही रख देना है। तो अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 करिए तो 4 छंग 24 हो गया और 4 तिया 12 13 14 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, यानी कि ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। यानी कि ये वैल्यू जो है वो यही आएगी, ये वैल्यू आएगी। यानी अगर डिफरेंस भी निकाल देंगे तब भी ये वैल्यू, भाई अगर डिफरेंस से निकालना है तो सेकेंड आयनिक एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेकेंड आयनिक एंथैल्पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका E इनफाइनाइट में से घटाइएगा माइनस E इनफाइनाइट, माइनस क्या कर दीजिएगा आपका E1 कर दीजिएगा, तब भी ये वैल्यू बस जो माइनस में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, बस इतना अंतर आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आंसर ये वाला निकाल लीजिएगा 20। उसके बाद हम लोग 23rd पे चलते हैं। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शोज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या शो कर रहा है भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो सिर्फ हमें यही बताता है ना कि जो प्रेजेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन ये हमें देता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 24वां क्वेश्चन आता है, अब मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू द सोलर रेडिएशन। मेटल सरफेस को अगर सोलर रेडिएशन में हम खोल देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो, ये तो नहीं हो सकता। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, नहीं, बराबर भी नहीं होती है, लेस होती है तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसका मतलब 24 वाले का जो आंसर आना चाहिए वो 24 वाले का आंसर फिर ए आना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकाल देंगे, ये भी तो बात है ना। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज He पॉजिटिव इज माइनस का 871.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, तो फिर वही इंटू जेड स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो जो भी मैंने फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले को आप अप्लाई कर लीजिए, निकल आएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंपल सा फार्मूला, क्या लिखते हैं, ई हीलियम का हो जाएगा, हीलियम, और हीलियम के ऊपर आप पॉजिटिव लगा सकते हैं, हीलियम पॉजिटिव इज इक्वल टू हो जाता है आपका एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हाइड्रोजन की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा हमें करना क्या है कि यहाँ पर जेड यानी हीलियम की वैल्यू है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम इज इतना, तो यानी कि ये वैल्यू दे रखी है आपको, है ना। तो ये कितनी दे रखी है, रख दीजिए यहाँ पर माइनस की दे रखी है 871.6 इंटू 10⁻⁻20 दे रखी है, इज इक्वल टू EH यहाँ रख देते हैं, और जेड स्क्वायर का मतलब हो गया आपका, जेड का मतलब द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन वुड बी, यानी कि ये हो गया आपका 2 हीलियम के वैल्यू के अपॉन में आएगा ना, तो इसका मतलब हुआ ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो EH की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो EH की वैल्यू जो निकल के आएगी वो माइनस की 871.6 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा, और जब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसे तो इसका मतलब होगा 2 4 दूनी 8 माइनस का 2 हुआ 1 2 4 1 4 3 बचा, और आपका हो गया 3 यानी कि 31 हो गया, 4 7 28 4 9 36 4 7 28 270 के आसपास आंसर केवल एक ही आंसर दिया हुआ, यानी कि यही आंसर फिर राइट में जाएगा। इसको आप पूरा कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा, तब मुझे बताइएगा कि इसका आंसर था सीरीज लिमिट ऑफ द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, तो फिर आपको याद करना पड़ेगी सीरीज लिमिट कितनी होती। तो 26 में जो सीरीज लिमिट है लास्ट लाइन की वो 3646 है, तो यानी कि 3646, यानी कि इसका ऑप्शन फिर सी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, द
लास्ट लाइन किसी भी सीरीज़ की जो होती है वो लिमिट, मतलब लिमिट कहलाती है उसकी, और सीरीज़ लिमिट फॉर बामर्स जो बन जाएगी वो भाई क्या होगी, बामर के लिए तो पूछा है तो वो हो जाएगी 3646 कहलाएगी, आपके ध्यान रखिएगा। तो बामर में ही निकालना है तो फिर फार्मूला लगा करके भी निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन विल एक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए फिर वही फार्मूला लगा दीजिएगा। फार्मूला आप लगाइएगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ब्रैकेट में आ जाइएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लगाइएगा। अब यहाँ पर वैल्यू जिसकी डिफरेंस जो है, जिसका ज़्यादा आ रहा होगा वही वैल्यू, तो डिफरेंस आपका निकालना, n1 को 1 रख दीजिए और n2 को, तो फिलहाल मैंने जो कैलकुलेशन की है तो इसका जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मैक्सिमम जो आ रही है वो A के लिए ही आ रही है, तो 27 का जो आंसर आएगा A आएगा। मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई, तो आप इस फार्मूले से ज़रा वैल्यू कैलकुलेट करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 28 पे पहुंचते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो आप इसे समझिए करना क्या है। तो अगर H और H को तोड़ना है, H और सिंगल बॉन्ड H को आप तोड़ना चाहते हैं तो एनर्जी कितनी चाहिए, 436, यानी कि इसको 436 किलो जूल एनर्जी इसको चाहिए अगर इसको बॉन्ड को तोड़ना है। तो इसका मतलब है कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतने चाहिए, एक फिर हाइड्रोजन एटम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा, एक मोल में कितने होते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 को तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए 436, तो एक को तोड़ना पड़ेगा, तो 436 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 लगा दीजिएगा और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने जो कैलकुलेशन करके रखी हुई वो है 7.23 या इसे 4 मान लीजिएगा इंटू 10⁻⁴ आपकी आ जा रही है 19, मेरा तो यही आ रहा है, और इसका मतलब हुआ इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई आपकी, ये तो आई हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेव, अच्छा वेवलेंथ पूछी वो हो, तो इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू hc/E लगाना पड़ेगा। तो ये एनर्जी आपकी निकल के आ गई, ये तो एनर्जी निकल के आ गई, इसके आगे मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की, मैंने समझा एनर्जी ही पूछी है तो कोई नहीं दिक्कत कोई आएगी नहीं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/hc/E आ जाएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू hc/λ होता है। तो एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, एनर्जी यहाँ इसकी कैलकुलेशन आप करिएगा, एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, ये वैल्यू है एनर्जी की। और ऊपर H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34, और वेलोसिटी पता है। इसको रख के जरा आप कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन E तक ही छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन फिलहाल इसका आंसर जो 28 का है वो आंसर कैलकुलेटेड में है, लगभग 274 नैनोमीटर आना चाहिए। एक बार फिलहाल आप इसे चेक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के 29 पहुंचते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, है ना, करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ द वेवलेंथ दे रखी है। तो इसमें भी सिंपल सा फार्मूला आपको लगा देना है, E इज इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू हो जाता है hc/λ। सभी वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज को आप पुट कर लीजिएगा। मैं पुट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं वैल्यूज तो पुट कर ही देता हूँ। 6.63 मान लीजिए इंटू 10⁻34 हो जाता है। C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लैम्डा आपके लिए शायद दिया है 45 नैनोमीटर, तो 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, इंटू 10⁻⁹ मीटर रख दीजिएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए वो आंसर आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर जो शीट में आंसर कैलकुलेशन में दिया वो 4.42 इंटू 10⁻18 दिया हुआ है। तो आप इस आंसर पे देखिएगा, ये आंसर आ रहा है। मैंने तो फिलहाल कैलकुलेशन वैल्यू फार्मूला पुट किया, आप कैलकुलेशन इसको जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए कि भाई देखिए इनको क्वेश्चन को किया जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने के, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्वेश्चन नंबर ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है।
क्वेश्चन ये वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट 22 वाला भी हो सकता है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन और कौन सा बढ़िया है, क्वेश्चन इसमें और जो बढ़िया होने के चांस है वो क्वेश्चन 27 वाला है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप इम्पोर्टेंट की गिनती में ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी के दिए हुए। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन एक छूट गया है? शायद नहीं, छूटा नहीं है। क्वेश्चन 30 ठीक है, सही चल रहा है। क्वेश्चन 30 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, द रेडियाई ऑफ द बोर ऑर्बिट। अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर ट्रिक लगानी। ट्रिक क्या है? मतलब एक फार्मूले की आर की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z कर लीजिए। मतलब रेडियस जो एटॉमिक नंबर है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप बोले सर कैसे होगा, ये भी हमें बता दीजिए। चलिए हम आपको वही बता देते हैं। उसमें क्या है कि r इज इक्वल टू हो जाता है आपका 0.529 इंटू, अब आपको पता है कि ऊपर आ जाता है आपका इसमें n स्क्वायर और नीचे आ जाता है आपका z। ये क्योंकि रेडियस है तो z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चला गया, तो जिसकी z वैल्यू कम होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा। द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इतना 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 आर इन ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं, कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगे हुए हैं। तो जिसका जेड ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा जेड तो लिथियम का है, और सबसे ज़्यादा जेड अगर लिथियम का है तो इसका रेडियस सबसे कम आना चाहिए। यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो फिर हमारे हिसाब से कौन सा हो जाना चाहिए? फिर आंसर ये सबसे कम ये लिथियम हो गया, उससे ज़्यादा हीलियम हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर, उससे कम हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि आंसर पर सी आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड लगाइए, ज़्यादा दिमाग न लगाइए आप। 31 पे आइए, द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना दे रखा है रेडियस, द रेडियस ऑफ द हीलियम निकाल देना। अरे तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो रेडियस ऑफ द हीलियम निकालना है। तो रेडियस ऑफ द हीलियम आयन, हीलियम पॉजिटिव इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ऊपर फार्मूला रखा ही हुआ है, सिंपल सा लगा दीजिए आप, n स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसको आप लगा लीजिए। अब इसमें क्या है कि ये तो रेडियस हाइड्रोजन का दिया है 53 इंटू एन, कौन सा है, एन की वैल्यू 1 रख दीजिए। हाइड्रोजन और एटॉमिक नंबर किसका रखना, हीलियम का, यानी कि 2 रख दीजिए। 2 से काट दीजिए तो यानी 27 बचता। 27 दूनी का 54 होता है, तो यानी कि 26.5 लगभग मान लीजिए। 27 अगर इसका आधा 26.5 तो फिर इसी को बोल सकते हैं 26.5, और तो कोई आंसर ही नहीं, तो फिर आंसर इसका सी लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना। इसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसकी गिनती जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो इम्पोर्टेंट नहीं जानी चाहिए। द ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड। देखिए आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताते हैं। कंसेप्ट इसका क्या है कि जब हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ना चाहिए। मतलब आंसर फिर इसका सी जाना चाहिए, जो एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद डुअल नेचर पे भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया लगेंगे ये क्वेश्चन। देखिएगा, अगर आप मेरी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन करवाऊंगा उसमें आपको इसी तरीके के प्रॉपर नोट्स के, मतलब इन द सिंपल ऑफ इजी नोट्स भी दूंगा। इजी नोट्स के साथ में आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन भी दूंगा। और तो ये हमारी एक सीरीज, फुल ईयर सीरीज चल रही है। तो दोस्तों इसको फुल ईयर सीरीज को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो चाहे KBS का एग्जाम हो, चाहे NVS का एग्जाम हो, चाहे DSSSB का एग्जाम हो, और फिर चाहे हमारा UPPGT हो, चाहे हरियाणा टेट हो, और फिर चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसकी केमिस्ट्री में आपको भरपूर मदद ये चैनल जरूर देगा। और आपके लिए लगातार मैं तत्पर हूँ और लगातार वीडियो भी डाल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है इस वीडियो के चैनल, इन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर अब UPPGT के क्वेश्चन आपने पिछले साल देखे थे, अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें नेफ्थलीन वाला क्वेश्चन देखिएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के क्वेश्चन देखिएगा, आपको डिट्टो मिले हैं उन क्वेश्चन में, कोई भी चेंज
चेंज नहीं आया हुआ है। अगर आप वीडियोस जो लगातार पीजीटी की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको पूरी प्रिपरेशन का मटेरियल मैंने प्रोवाइड करवाया था। इसमें बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ज़्यादा बधाई। और जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाले समय में उनको इतनी शक्ति मिले कि इतनी ताकत मिले कि वो तैयारी के लिए तत्पर रहें और अगली बार जब एग्ज़ाम हो तो उसमें सेलेक्ट हो, उनका भी नाम हो। इसी उम्मीद को लेकर के ये मैं अपना पहल कर रहा हूँ और इसी पहल में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर शामिल होइए और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ ट्रेवलिंग at the same speed which of the following matter wave have the shortest wavelength। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? तो यहाँ पर जान लीजिए कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन जो होती है वो डी ब्रॉगली की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है कि लैम अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है एच अपॉन एम इंटू सी हो जाता है। अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ जो होगी शॉर्ट हो जाएगी। तो मास इसमें प्रोटॉन का तो ज़्यादा है नहीं, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, अल्फा। तो हमें तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, मास ज़्यादा तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो फिर बी ऑप्शन लगा दें, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता चलूँगा जिससे आप भी कुछ कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ भी कार्बन 60 इमर्जिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्पीड, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन दे रखी है। द वैल्यू ऑफ द वी इज क्लोजेस्ट टू, तो इसमें भी करना कुछ नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी ही फार्मूला पुट कर देना है। और इस फार्मूले को जब आप पुट करेंगे तो सिंपली फिर आपका आंसर जो है वो लैम्डा निकल आएगा। यानी कि वेवलेंथ द वैल्यूएबल वी इज क्लोजेस्ट टू, यानी कि वैल्यू ऑफ वी पूछा गया है तो वी का मतलब हो गया, तो हम लोग वी कैसे निकालेंगे, यानी कि वी इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम इंटू लैम्डा हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा और इसको कैलकुलेशन करके आंसर जरूर बताइएगा। ये जब आप आंसर लिखिएगा तो जरूर बता दीजिएगा डुअल नेचर क्वेश्चन नंबर, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा डुअल नेचर आंसर नंबर। जो भी आंसर आप डाल रहे हैं तो डालेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपने इस क्वेश्चन का जवाब हमें दिया हुआ है। चलिए इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय, तो भैया ये वेव नेचर किसने दिया था, ये तो सब कोई जान रहा है यार वेव नेचर किसने दिया था। जब ऊपर ही पढ़ाएं डी ब्रॉगली तो डी ब्रॉगली नाम आएगा ना, डी ब्रॉगली ने ही वेव नेचर दिया था, है ना। और मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, अब ये फिर वही बात आ गई कि मिनिमम वेवलेंथ कैसे आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। मास ज़्यादा निकाल लीजिए, किसका मास ज़्यादा आएगा इसमें, तो मुझे मास सबसे ज़्यादा CO2 और SO2 में चेक कर लेते हैं। इसका मास 44 ग्राम आता है, इसका मास कितना आएगा 32 प्लस 60 32 यानी कि 64 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मास तो SO2 का ही ज़्यादा आएगा, तो इसका वेवलेंथ तो शॉर्टेस्ट हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ SO2 की ही आनी चाहिए। अब सामने इधर पड़ोस में भाई प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आ रही हो, तो उसको आप टेंशन ना लीजिएगा भाई, जिसकी बारात है वो तो होगी उसे कौन रोक लेगा। तो कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग एट द 1% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको निकालना कैसे। तो वह कि 1% का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, स्पीड ऑफ लाइट का 1% यानी कि 3 × 10⁸ का 1% यानी कि 1/100 कर देते हैं तो ये रह जाएगा आपका 3 × 10⁶ हो गया, 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 10⁶ इसको मैं सही कर लेता हूँ जरा, कागज साफ सुथरा दिख जाए आपको, यानी यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया और ये आपकी वैल्यू हो गई। अब करना क्या है कि जो मोमेंटम होता है ना, वो निकालना है। तो अब आपके लिए इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, यानी कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। तो अब यहाँ पर ये बताइए कि हमने यहाँ पर सी तो निकाल लिया, सी तो ये आ गया। मास इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग रख देते हैं, मास निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो मोमेंटम पहले निकाल दें। वही पी सीधे मास 9.1 × 10⁻31 रख देना, वेलोसिटी आपके ऊपर निकल ही आई है, इसको मल्टीप्लाई में डाल दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू लैम्डा जो निकल के आई है, ये कैलकुलेशन भी आप कर लीजिएगा और इसमें बताइएगा कितनी कैलकुलेशन आ रही है। देखिए मैंने फार्मूला पुट कर दिया, एच की वैल्यू आपको पता है, और अगर आपको तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द मिटाने के लिए भाई साहब हम हैं, ठीक है, आपका दर्द मिटाए दे रहे हैं, वैल्यू पुट करे दे रहे हैं कि यानी कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर रख देते हैं 6.62 × 10⁻⁻34 रख देते हैं,
और यहाँ पर m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 रख देते हैं और यहाँ पर 3 इंटू 10⁻6 रख देते हैं। इसकी कैलकुलेशन भाई साहब आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन जो आपकी आएगी वो 2.424 आएगी इंटू 10⁻10 और -10 में 242, यानी कि यही आंसर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर फिर हम लोग बी लगा देते हैं। चलिए ठीक है ना। चलिए अब आपका दर्द शायद मिट गया होगा, थोड़ा बहुत दर्द भी मिटाते रहिए। और दूसरी बात आपको बता दें कि दर्द ये आपका जो है वो ज़रूर बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो साथियों इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि जुनून कम नहीं होना चाहिए, जुनून पूरा रहना चाहिए। जुनून में कमी किसी तरीके की नहीं आनी चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता है, पत्थर तो दिल से उछालो यार। तो आप में वो ताकत है, आप में वो जज्बा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जहाँ चाहे जिस जमीन पे लात मार देंगे वहाँ से करने को तैयार है। देखिए लोग अपनी बारात में पटाखे छोड़ रहे हैं। वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली बाय, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली शोन बाय, किसने बताया था वेव नेचर? तो वेव नेचर को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये शायद मेरा एरोस पे चल रहा है। देखिए बोहर ने तो वेव नेचर बताया नहीं था, डी ब्रॉग्ली ने वेव नेचर और मैटर रिलेशन, श्रोडिंगर ने भी वेव नेचर बताया था और डेविसन एंड जर्मर ने भी बताया था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर फिर डेविसन और जर्मर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन की बात आई थी। तो वेव नेचर और एक्सपेरिमेंटली जो था वो श्रोडिंगर ने ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लगाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना क्या है? द इलेक्ट्रॉन पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव। अरे यार ये तो फिर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे डी ब्रॉग्ली भैया ने दिया था। और डी ब्रॉग्ली भैया ने लैम्डा इज इक्वल टू h/p ही दिया था। इसमें बहुत नहीं सोचेंगे और ना ही हमें इस पर सोचना है। देखिए मैंने क्वेश्चन की सेटिंग कैसे की, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको, यानी बिल्कुल हलवा की तरह खाते रहिए क्वेश्चन बस आप। क्रिकेट बॉल आप 0.5 kg दे रखी है, मूविंग वेलोसिटी दे रखी है। अब मैं क्या करूं, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू वही करना है, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 डालिए फटाफट। इलेक्ट्रॉन बॉल का मास जो डालिए 0.5 kg डाल दीजिए। चलिए ठीक है। उसके बाद मीटर पर सेकंड 100 मीटर पर वैल्यू पुट करिए। तो सिंपल सा आंसर इसका आप फन से निकाल दीजिए और आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, यानी कि 0.1 है, ऊपर हटा दीजिए तो ये चला गया, ऊपर -2 रह गया और -2 नीचे से कट गया तो इस पर कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 5 से केवल डिवाइड ही करना है। तो 5 एक कम 5 एक कम यानी 1.1 समथिंग का आंसर है। तो फिर 1 का हमें तो आंसर इसी ही दिखाई दे रहा है। लगा दीजिए झम्म से आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 31 है भाई साहब, ध्यान रखना, मामला खराब हो गया, सॉरी 31 बोल दिया मैंने, 34 है ये, ठीक है ना। तो अब ये 34 है तो ये ऊपर एक डेसिमल ऊपर जाएगा तो एक मानी 33 रह जाएगा, और ये नीचे 100 है ऊपर जाएगा फिर 30, ठीक, -2 जाएगा तो 36, हाँ ठीक है 35 आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरी सीरीज में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन छटा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए ही बनाए गए हैं। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इतना दे रखा है। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू ये आपकी दे रखी है 10⁻⁵, और द अनसर्टेन पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और जबकि एच की वैल्यू तो आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π। ये साहब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, और यहाँ पर डेल्टा एक्स आपको निकालना है। तो मैं सिर्फ वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, फार्मूला पुट करवा रहा हूँ, इससे आप कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, h/ सिंपली 4π आ जाएगा और इंटू आपका डेल्टा पी। वैल्यूज पुट करके अब आंसर तो आप कम से कम निकाल ही सकते हैं। मैं आपको हिंट देता चल रहा हूँ, कैलकुलेशन भी करवा रहा हूँ जहाँ पर जरूरत है। जिनकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखी है उनको मैं कोई समय नहीं खराब कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी नहीं कर रखी है वो थोड़ा आप भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो पीजीटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसकी गिनती आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये और मोमेंटम ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसका मतलब हुआ कि देन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा एक्स लिया मैंने और डेल्टा पी, सिंपल सा हम ये कहें कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π। ये मुझे फार्मूला जहाँ तक पता है वो फार्मूला ये है,
ठीक है ना, ये 4 पाई। अब इसमें करना क्या है कि भाई दोनों वैल्यू बराबर है, डेल्टा एक्स बराबर हो जाता है, डेल्टा एक्स बराबर हो जाता है डेल्टा पी के। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है ना। तो अब इसका अगर हम डेल्टा पी निकालने, मोमेंटम पूछा, देन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो डेल्टा पी क्या निकल के आएगा, डेल्टा पी रूट में चला जाएगा, ये आपका h/4 पाई रूट में गया, 1/2 बाहर ले, डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया 1/2 और रूट में आपका आ जाएगा h/पाई, यही आएगा ना। तो अब इसका मतलब वो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम डेल्टा वी होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका एम डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट में आपका h/पाई हो गया। और इसको आप नीचे ले जाइए, यानी कि पूछा क्या, ये वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी, तो एम नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ एम वाला दिख रहा हो वही आंसर इसका लगा दीजिए। तो मुझे यही आंसर इससे भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू दिखेगा हमें, डेल्टा वी इज इक्वल टू मुझे दिखेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू दिखेगा मुझे यहाँ पर 1/2 एम और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका h/पाई। तो ये आंसर मुझे सी ही सही लग रहा है। ऑर्बिटल इज, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको। ऑर्बिटल इज द सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता, ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ कैसे हो सकता भाई, ये तो ऑर्बिट हो जाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो फिर आंसर इसका बी हो जाता। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इनको लगाइए, आपको अच्छा लगना चाहिए, महसूस भी अच्छा होना चाहिए आपको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और स्क्रीन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, देखिए कितना, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था भैया, यही आया था। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट द वन नोड, एक नोड के लिए कहाँ करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो फिर चौथे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। नोड क्या होता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो रूट होती है, यानी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रूट होता है उस पर अगर हम देखें तो एक ही तरफ नोड जहां दिखाई देता है, यानी एक तरफ अगर ये एक हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है तो दिस इज द वन नोड, एक ही वन नोड का इंडिकेशन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल एक नोड है। ऐसा क्वेश्चन पीजीटी 2021 में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंसर यहाँ पर बी लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा जरूर, है ना। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पता है आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 पाई होता है। और इसमें अगर आपको देखें तो ई का कंसेप्ट तो कहीं पर आने से रहा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, तो जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं तो एनर्जी का तो कोई कंसेप्ट इसमें है ही नहीं, तो एनर्जी का कंसेप्ट तो ये आ रहा है, इसमें डेल्टा एक्स आ रहा है इक्वल टू h/4 पाई, तो ये ई तो आएगा ही नहीं, किसी कीमत में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा ई और डेल्टा क्या दिया हुआ, टी भी दिया हुआ ना, तो ये तो रिलेशन बनाया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, तो मेरे हिसाब से तो फिर यहाँ डेल्टा पी आना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर इसका मतलब है 4 पाई एम। तो फिफ्थ वाले का आंसर फिर मैं डी लगाऊं, डी ही लगाऊंगा, यही पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। आप एक बार और देखिएगा, इसको अपने हिसाब से भी आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे आंसर फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर डी पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता है। और इसको डेल्टा ई इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कैसे आ सकती है, तो भाई ये पॉसिबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हैं तो मोमेंटम इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम लगा दीजिए, इनटू एनर्जी इनटू टाइम, तो ये बहुत सारे फार्मूले, मास इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लगाइए तो आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, यानी कि इधर वाले फार्मूले की पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आंसर फिर इसका डी ही आना चाहिए। चलिए खैर, अगर आपका कोई अनुमान हो तो जरूर बताइएगा, मुझे तो फिलहाल यही, क्योंकि क्वेश्चन बनवाते समय मुझे यही लगा तो मैंने इस आंसर को फिर यहीं पर सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए कोई नहीं, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा, 6 वाले पे जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेफिनेट पाथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन में कौन सा जो क्वेश्चन है, तो जब हम ये बताते हैं आपको, हाइजेनबर्ग ने जो बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली।
और यहाँ चेक द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि अगर आपको पाथ पता चल जाएगा तो वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, और वेलोसिटी पता लग जाएगी तो पाथ में डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब मैं तो फिर आंसर इसी को ही लगाऊंगा, बी को ही लगाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विद द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कौन सा क्वांटम नंबर रिलेट नहीं करता है? तो आपको बता देते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर से इक्वेट नहीं करता, और स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर से इसलिए इक्वेट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा ये प्लस, एक बार प्लस हाफ आएगा और एक बार आपका ये माइनस हाफ आएगा। तो इस तरीके से आपको माइनस हाफ प्लस हाफ जब वैल्यूज आएंगे तो उस समय ऐसा कोई भी कंसेप्ट श्रोडिंगर ने नहीं दिया था जिसमें कोई भी वैल्यू जो है वो मतलब जिसका जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव जाए। इस तरीके से कोई आंसर इन्होंने नहीं दिया था, कोई कंसेप्ट नहीं दिया। तो फिलहाल इसको अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में ये वैल्यू जो है श्रोडिंगर की निकाली गई, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए जो निकाली गई, तो वहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको आप जरूर मेरे लिए इसको होमवर्क में आप रखिएगा और इसको जरूर कैलकुलेट करके बताइएगा। यहाँ पर 2s की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट जो है वो आपको 0 रखना पड़ेगा। जब आप इसकी वैल्यू 2s की स्क्वायर की वैल्यू 0 कर देंगे तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप इसे कैलकुलेट करके हमें बताइएगा ज़रूर। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है उनको भी जरा ध्यान देते हैं। अब आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द 15 फॉस्फोरस इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। द स्पिन क्वांटम ऑफ द बी, स्पिन क्वांटम ऑफ द बी जेड, बी एंड जेड, बी और जेड कौन सा है? जेड तो ये है और बी यहाँ पर है। इज प्लस हाफ पक्का। द ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद 3 ऑफ द क्वांटम नंबर्स सेम आर, जिनका ग्रुप सेम आएगा वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लगाएं। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा मुझे पेज लेना पड़ेगा, तो मैं इसको साइड में करता हूँ और मैं पेज की जगह ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 15 का लिख लेते हैं। फास्फोरस का क्या कन्फिगरेशन होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कन्फिगरेशन हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ 3s में क्या देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। 3p में भी हम क्या करते हैं, 3p में भी मान लेते हैं हम 1 2 3, ये हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिए। कन्फिगरेशन लिखा था और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर एक इंडिकेशन हमें ये मिल रहा है भाई कि बी का जो बी और जेड का जो वैल्यू है वो हाफ, यानी कि बी फिर ये वाला होगा बी और ये वाला ये मान लिया जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सपोज ये तो x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी मिल गई हमें। अब हमने क्या करना है, सबकी पहले हम लोग b के लिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर b के लिए क्या निकल के आएगा, b के लिए निकल के आएगा आपका n की वैल्यू आएगी आपकी 3 आएगी, l की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। जब l 0 होता है तो m ऑलरेडी 0 हो जाता है। जब s की वैल्यू है b के लिए तो वो प्लस हाफ में दिखाई दे रही है। इसी तरीके a की वैल्यू लिखते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, l की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 हो जाएगी। जब 0 है तो m ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। s की वैल्यू यहाँ पर माइनस हाफ होने वाली है, तो यहाँ पर माइनस हाफ लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग फिर x के लिए निकालें तो x के लिए भी क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 आएगा, l की वैल्यू 1 आ जाती है और यहाँ पर m की वैल्यू -1 +1 यहाँ पर -1 हो जाएगी m की वैल्यू, और इसके बाद s की वैल्यू आपको प्लस हाफ यहाँ पर दे ही रही होगी। इसी तरीके से आपका y निकाल दीजिए, ये x था ना, इसे x लिख दीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, m की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की वैल्यू इस आपकी क्या जाएगी, आपकी 0 जानी चाहिए, -1 0 प्लस है ना, सिंपल से यही है। तो y में m की वैल्यू जो है वो 0 चली जानी चाहिए, 0 जाएगी। देखिए कैसे जाएगी भाई, l की वैल्यू यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, इस तरीके से चलेगी। तो अब इस पर 0 रख दिया हमने वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, x y z पे चलते हैं। z पे चलिए, z पे चलेंगे तो z का मतलब हो गया हमारा m की वैल्यू आपकी वही 3 हो गई, l की वैल्यू आपकी 1 हो गई, m की वैल्यू आपकी वही +1 हो गई। यहाँ पर s जो है वो प्लस हाफ हो जाएगा और यहाँ पर भी f जो है वो प्लस में, z तो प्लस हाफ रहना ही रहना है, s इज इक्वल ये भी प्लस हाफ हो जाता है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर AB में देखें तो AB में कॉमन नंबर जो हमें दिख रहा है वो n भी कॉमन है,
एल भी कॉमन है, एम लेकिन एस कॉमन, ये ए बी का ग्रुप बन गया। और इसका मतलब एक्स वाई जेड में देखें तो एक्स वाई जेड में जो नंबर हमारा आया है वो एन भी सेम आया, एल भी सेम आया और एस भी सेम, एम बदल चुका है। इसी तरीके से इसका मतलब हुआ कि बी और जेड अगर चेक कर लेते हैं तो बी और जेड की वैल्यू में हमें मिलेगा आपका बी जेड में बी और जेड में आपका एन सेम है, एल बदल चुका है, एम सेम है, एस सेम है। तो इसका मतलब बी और जेड में आपका एन सेम हो गया, एम सेम हो गया और एस सेम हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ग्रुप तैयार होकर के आया वो ग्रुप हमारा आ चुका है आपका ए बी आया एक तो, और दूसरा आपका एक्स वाई जेड आया। देखो ए बी आया, एल एम एक्स वाई जेड ग्रुप सेम आ रहा है। तो फिर इसका मतलब और एक बी जेड भी सेम आ रहा है, तो बी जेड भी किसी में रखा है, बी जेड तो किसी में है नहीं। सेकंड वाले का जो ऑप्शन आना चाहिए वो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो एक तो ए बी आना चाहिए, तो ए बी तो ये आ रहा है, ये ए बी यहाँ पर लग रहा है, दो ऑप्शन सही जाएंगे, ए बी आ रहा है। इसके बाद एक्स वाई जेड और बी जेड, एक्स वाई जेड और बी जेड कहाँ पर है, एक्स वाई जेड और ए बी और एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, यानी कि आंसर हमें फिर ए बी तो मिल रहा है ना। थोड़ा क्वेश्चन बी और जेड हो, बी और जेड, ए बी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया और बी जेड यहाँ पर बी वाई, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ए बी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, तो ए बी एक्स वाई जेड यानी कि डी हो गया ऑप्शन। एक तो ऑप्शन डी सही है, दूसरा फिर बी, यानी कि द ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विथ 3 ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर द सेम। तीनों क्वांटम नंबर के लिए कौन से ग्रुप सेम हो सकते हैं, तो ए बी की वैल्यू जो है वो एन एल एम वेरी कर रही है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, तो वी जेड में भी एन एम एस आ रहा है वी जेड में, ठीक है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, बी और जेड लग रहा है आंसर मुझे, तो ए बी और एन एल एम एस, यानी कि सिंपल हम ये बोले कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू सेम मिलनी चाहिए वो एक तो ए बी के लिए ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं आ रहे, 3 ऑफ द क्वांटम नंबर्स ए बी के लिए सेम आ रहा है, तो एक तो बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। और उसके बाद 3 क्वांटम नंबर एक्स वाई जेड के लिए भी सही आ रहे हैं और बी जेड इसमें कहीं पर है नहीं, तो ए बी मान लेते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि फिर बी और डी लगाइए। आप इन पे दोनों पे ज़रा डिस्कशन करिएगा, मुझे थोड़ा सा इन पे डाउट लग रहा है, खैर कोई आंसर नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कैलकुलेशन में ले लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इफ़ n इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी। करेक्ट सीक्वेंस पहले ns भरा जाएगा, फिर np भरा जाएगा, फिर n माइनस डी, नहीं, फिर np भरा जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि थर्ड वाले पे हम लोग चलते हैं, फिर ns भरा जाएगा, n माइनस 2 भर रहा है, ये भर रहा है, फिर ये भर रहा है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये गड़बड़ा रही है, ये नहीं भराएगा, तो फिर आंसर इसका फिर बी लगा दीजिए, यानी कि थर्ड वाले का आंसर। तो आप सिंपली n प्लस एल रूल लगाइए, यहाँ पर सिंपल है, n प्लस एल रूल लगा करके कैलकुलेशन कर लिए, यही आएगा। उसके बाद फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। एन एलिमेंट फॉर्म द डायमेटिक मॉलिक्यूल विद द ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड डायमेटिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन में लास्ट में सिंपली आप जान रहे होते हैं कि ये नाइट्रोजन में 3 ही आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जाना दीजिए। इसके बाद जो है आप आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कन्फिगरेशन। ग्राउंड स्टेट को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ग्राउंड स्टेट को ये वाला कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट नहीं करता, ये ग्राउंड स्टेट में नहीं है। एक्साइटेड में क्या होगा, 3D 10 हो जाएगा और 4s यहाँ पर 1 हो जाएगा, इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। तो फिफ्थ वाले का जो आंसर आएगा पर वो बी करेक्ट आएगा कि ये ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। द पेयर ऑफ द आयंस हैविंग द सेम सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो कौन से हो सकते हैं, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले जो है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये Fe, ये वाला 6 का बी जो है, इनका कन्फिगरेशन अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन का कन्फिगरेशन लिखिए आप ट्राई पॉजिटिव का, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो आर्गन लिख देते हैं हम लोग और यहाँ पर लिख देते हैं 3D और 4s यहाँ पर 0 हो गया, 3D में 5 बचेगा। इसी तरीके से मैंगनीज का लिखना चाहें डाई पॉजिटिव का, तो यहाँ पर आर्गन लिख देते हैं और आर्गन के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3D में 5 हो जाएगा और 4s 0, तो दोनों कन्फिगरेशन सेम है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिए और आगे बढ़ लीजिए। और आउट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या बन रही है, वो देखते हैं।
आउट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रो 4s2 3d5 हो गया ना, 4s1 और 3d5 हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका 4s1 3d ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो सेवन्थ वाले में अगर हम चलते हैं तो सेवन्थ वाले का ऑप्शन देखते हैं, और नीचे भी दिया है ना कुछ, मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, मोस्ट स्टेबल का मतलब हुआ कि सिमेट्री आ जानी चाहिए, तो सिमेट्री तो फिलहाल इसी में दिखाई दे रही है कि सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी में दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री होती है वही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, तो ज़्यादा स्टेबल हम लोग बना लेते हैं इसे। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जरा चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व किए बढ़िया से अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये लास्ट पेज है और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़ा बढ़िया, इन क्वेश्चन को लगाएंगे जरूर, इन पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल D10 इज कैसी होती है, हैज ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। कंप्लीटली फिल्ड जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, तो आपको बता देना चाहते हैं सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में, वही अगर देखेंगे आप तो आप नोटिस करिएगा। तो यहाँ पर और एक ऑर्बिटल बना लेते हैं, इसलिए 1 2 5 हो गई, 1 2 3 4 5 सिमेट्री आ गई, फिर 6 7 8 9 10, फिर देखिए सिमेट्री में आ गए, सभी ऑर्बिटल आपको सिमेट्री में दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सिमेट्रिक होगी, इन सभी डायरेक्शन से सिमेट्री होगी। हैज़ न स्फेरिकली सिमेट्रिकल, हैज़ टेट्राहेड्रल सिमेट्री। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग आंसर लगाएं से स्फेरिकली सिमेट्रिकल, चारों तरफ से ऑल द डायरेक्शन में सिमेट्री, तो स्फेरिकली ही बोलेंगे, है ना, सिंपल तो यही लगना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री तो नहीं है। चलिए 9 में आ जाइए, 8 क्वेश्चन को आप भी एक बार देखिएगा। फिलहाल मुझे स्फेरिकल, मुझे तो यही पता है कि चारों तरफ से आ रहा है, ऑल द डायरेक्शंस जब वर्ड आ जाएगा तो ऑल द डायरेक्शंस का मतलब स्फेरिकल से आ जाएगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाना चाहिए। देखिए इसको निकालना पड़ेगा आपको, एल की वैल्यू डी ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू 2 हो जाता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। तो म्यू इज इक्वल टू फार्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट एल और ब्रैकेट में l+1 हो जाता है, और बाहर हो जाता है h/2π। तो फार्मूले की वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ हो गया 2 1 3 2 6, तो रूट आपका 6 हो गया इंटू h/2π। तो ये मेरे हिसाब से फिर बी आंसर लगा देना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, द मोस्ट स्टेबल पी ऑर्बिटल। तो मोस्ट स्टेबल पी ऑर्बिटल कौन सी होगी, मोस्ट स्टेबल में तो फिर आपकी 3D ये आपकी हो जानी चाहिए, मोस्ट स्टेबल पी ऑर्बिटल। तो मोस्ट स्टेबल पी ऑर्बिटल 11वें नंबर पे क्वेश्चन, सॉरी 10 वाले पे लगाइए भाई, जल्द लगाइए दिमाग अपना। एक तो P3 है पक्का है, और तो P3 एंड D5, अच्छा हाँ D है वो, इसी में से P समझ रहा था, ठीक है, इस पर C लगाइए, D5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। P3 एंड D5 हाफ फील्ड स्टेबल है, यहाँ पर सिंपल है कि ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसी मानी जाती है, स्टेबल मानी जाती है। जरा पेन को थोड़ा सा डाउन कर दूँ जिससे कि ये पेन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो ज़रा सही रहेगा पेन। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने क्या करना, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे क्या करना है, इस पे आगे बढ़ते हुए देखें कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। पी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए कोई दिक्कत होती नहीं। 12वें क्वेश्चन में फिर हमें करना क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो वही है कि पी के लिए एल की वैल्यू 1 हो जाती है और डी के लिए 2 थी, फार्मूला वही लगा दीजिएगा, फार्मूला आपका जो लिखा हुआ है यही लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कहाँ लिखा है ये लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिएगा, एल की जगह 1 रख दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 और 1 आपका 2 हो गया, तो ये अंडर रूट 2 h/2π आ जाएगा, अंडर रूट 2 h/2π, यानी कि 12वें का जो आंसर आना चाहिए फिर ये h/√2 नीचे आ जाएगा और h/2π आ जाएगा, तो फिर आंसर इसका ए लगा लीजिएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट, यहाँ पर एल ब्रैकेट में l+1 और h/2π आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपका हो गया पी के लिए 1 हो गया, तो 1 1 2, यानी कि अंडर रूट आपका 2 हो गया h/2π। लेकिन यहाँ पर तो नीचे दे रखा है, तो ऊपर होना चाहिए। 12वें में
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे h/2, अच्छा ओहो नीचे 2 है तो √2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और √2 से नीचे कर दिए, तो ये और ये जब आप ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो h/√2π, हाँ ठीक ठीक फिर यही आएगा। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्बिटल डज नॉट टू नोडल प्लेन्स, जिसमें दो नोडल प्लेन नहीं होते हैं। तो 13 वाला निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि 13 वाले में dxy और yz जो होती है dxy और zx दे रखी है, इसमें होता है टू नोडल प्लेन्स नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एक्स वाई अगर आप निकालते हैं तो इनमें जो है टू नोडल प्लेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्बिटल्स पजेस टू नोडल प्लेन, जिसमें दो नोडल प्लेन हो। अब दो नोडल प्लेन का मतलब हुआ कि इस तरीके की जब डी ऑर्बिटल होती है, जैसे ये हमने डी ऑर्बिटल बनाई और डी ऑर्बिटल में जो यहाँ पर इस तरीके से आप देखते हैं जो प्लेन बनता है, तो प्लेन अगर डी एक्स वाई लोब पे आएगा, है ना। सिंपल सा अगर इसका हम डायग्राम से देखेंगे तो डायग्राम में क्या होगा कि एक भाई क्या होता है, ये हमने मान लेते हैं ये हो जाती है हम लोगों की एक्स एक्सिस, ये हो जाती है वाई एक्सिस, ये हो जाती है जेड एक्सिस। तो जब इस पे डी ऑर्बिटल होगी इस तरीके से, ये डी एक्स वाई हो गई और ये इस तरीके से जाएंगे, तो यहाँ पर दो आ जाएंगे प्लेन, एक तो प्लेन ये आ जाएगा और एक प्लेन ये आ जाएगा, दो प्लेन तो इसमें आ जाएंगे, दो एक्स जेड, यानी कि बी ही सही है। 14 पाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू h/2π का जब फार्मूला लगता है तो इसमें फिर इसका मतलब हो गया कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा वही h/2π अंडर रूट ब्रैकेट में बाई एंगुलर मोमेंटम लगाना है, तो एल वही वाला फार्मूला अंदर भी ले लीजिएगा, l+1 लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करना, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये एल पे डिपेंड करता है, तो ए लगाइएगा आंसर। उसके बाद 15वें पे आइए, फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन फिर अब आपके लिए छोड़ता हूँ कुछ अपने होमवर्क में, एक क्वेश्चन नंबर 15 में दूंगा आपके लिए, ये 20 तक अब आपके होमवर्क के लिए जाएंगे, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इन क्वेश्चन को अब आपको करना है क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए। 16 अब आप करिएगा, 17 आप करिएगा, ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17 क्वेश्चन पे जाइए, 17 भी बहुत सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे भी जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर, ये सब सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हैं, एक बार आप देख लें चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद आप जाइएगा 19 नंबर क्वेश्चन पे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चंस आपके लिए। तो ये था हमारा फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री और यही रिएक्शंस हम कराते रहे फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री में, और इन रिएक्शंस के थ्रू आपको ज़रूर पता लग चुका होगा कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या क्वेश्चंस हमने किए। जो हमने टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे उन सभी पे हमने आज क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं। ये क्वेश्चन आपको अगर पूरे चाहिए हैं और क्वेश्चन अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, इस तरीके की सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी पीजीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है और इस नंबर पे आप क्या करना है, इस नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जाना है और जाने के बाद अपने आप को ज्वाइन कर लेना है। और जब आप फुल सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि जो क्लासेस हम अब पेड करने वाले हैं उन पेड क्लासेस को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको फुल टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करूंगा विद PDF, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, इस वीडियो से मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो, मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए पैटर्न पर, नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।